सतपाल जी, दूसरे साथी जमात के हैं, स्टेज पे हैं, और भाइयों और बहनों और मीडिया का शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए। रेजोल्यूशंस आपके सामने आ गए और बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रेजोल्यूशन आपने लाए, उसका मैं आपको मुबारक हूँ। इसमें कोई शक नहीं, रियासत की हालत अब तक खराब है। वो कोई भी आप मुद्दा ले लीजिए, जैसे आपने बेकारी का मसला लिया। हमारे बच्चे और बच्चियां, जैसे आपने कहा, पढ़ी लिखी हैं, कोई गांव नहीं है, कोई पहाड़ की जगह नहीं है जहां उनने पढ़ा नहीं है, मगर बेकार है। बैंक में नौकरियां लगाई, पंजाब और हरियाणा से लाई। क्या हमारे बच्चे और बच्चियां इस काबिल नहीं थे कि वो बैंक में काम कर सके? अफसोस आता है मुझे इस हुकूमत पे कि उन्होंने हमारे बच्चों को धक्का मार दिया और बाहर से बच्चे लाए। ये हमें मंजूर नहीं है। और वक्त आएगा कि उन बच्चे और बच्चों को वापस जाना पड़ेगा और हमारे बच्चों को वो नौकरियां हासिल करनी पड़ेगी। दूसरी बात जो आपने अच्छी कही, महंगाई, इसमें कोई शक नहीं है, महंगाई आसमान से बात कर रही है। आपने भी देखा होगा, अभी जब चरागाह हुआ वाराणसी में, यूपी के अंदर, क्या हुआ? उसके बाद वो गरीब लोग गए और दियों से वो तेल निकाला। जब उनसे पूछा गया ये तेल क्यों निकाल रही हो, उन्होंने कहा हमारे पास वो दाम नहीं है कि हम 200 रुपये 1 किलो तेल का दे सकें, हम इसी से कुछ थोड़ा सा पका लेंगे। ये हाल है हमारे भारत का, जो आसमान से चिल्लाते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। जरा उन गरीबों को तो बोलो जो दियों का तेल लेकर अपना खाना बना रहे हैं, उनसे जरा बात करो। हम बहुत ऊपर से बातें करते हैं, आसमान से बातें करते हैं, ये है वो है, यहाँ हो गया वहाँ हो गया, मगर गरीब वो देख रहा है, कुछ नहीं हुआ। सलोत्रा साहब ने भी कहा और आपने भी कहा, किसान की बात की। सलोत्रा साहब को याद होगा जब मेरी हुकूमत थी, यहाँ पर जबरदस्त सूखा पड़ा और कई कई जगह ओले और बहुत किसान खत्म हो गए, तो हमने सेंट्रल मिनिस्टर बुलाया, हेलीकॉप्टर रखा उसके पास, किश्तवाड़ से लेके सारा इलाका यहाँ दिखाया उनको, और मुझसे कहा उनने जाने से पहले कि साहब 1000 करोड़ का आपका नुकसान है किसान का। आज भी मुझे वो लफ्ज याद है। और जब मरकज ने दिया 16 करोड़, 1000 करोड़ का कहा 16 करोड़। मेरे पास 37 करोड़ थे यहाँ के कामों के लिए। मैंने कहा ये सब काम बंद करो, किसान पहले जिंदा रहेगा तब हम लोग आगे चल सकते हैं। किसान अगर मर गया तो कुछ ही नहीं चल सकता। मुझे याद है जब मैं चौधरी चरण सिंह जी से एक दिन मिलने गया, वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, और मेरे वालिद ने एक खत दिया था, मैं उनको देखने गया और वो खत दिया, तो मुझे उनने अपनी किताब दी और उनके शब्द थे मुझसे, बेटा फारूक, ये उद्योग विद्योग जो लगे हुए हैं ये तब चलेंगे जब किसान उठेगा, क्योंकि किसान इन उद्योगों का फायदा उठाएगा। आज भी मुझे वो चौधरी चरण सिंह जी के वो लफ्ज याद है। क्या बात करते हैं, 750 किसानों ने शहादत दी, और जब इनने देखा कि 5 रियासतों में ये हार जाएंगे, खुद सतपाल मलिक जो यहाँ के गवर्नर थे, उनने इनसे कहा तुम हार जाओगे। और जब इन्होंने देखा यूपी में इनके जब से कुछ भी नियोग नहीं थे, उनको लगा कि भाई हमारी नैया जो है वो डूब रही है, तो फौरन ऐलान किया कि हम ये तीनों काले कानून जो वापस लेंगे। ये कानून हमने लोगों के लिए बनाए थे, वो समझ नहीं सके।
और जिस तरह पार्लियामेंट में पहले पास किया था, हमने कहा था उस वक्त भी कि साहब इस पे बहस कीजिए, बहस से पता लगेगा सही क्या है और गलत क्या है, या फिर सिलेक्ट कमेटी को भेजिए, वो इसको देखे, उसके बाद हम इसको पास करें। नहीं माना, एक अल्फाज नहीं माना, वॉकआउट करना पड़ा। आज जब इनने वो बिल विड्रॉ की, हमने तब भी मांगा इनसे कि साहब बहस करें, बात करें। पार्लियामेंट शोर करने के लिए नहीं है, पार्लियामेंट बहस करने के लिए, बातचीत करने के लिए, मसले देश के हल करने के लिए है, झगड़ा करने के लिए नहीं है। मगर उसके बगैर चलता ही नहीं। पार्लियामेंट के शुरू होने से पहले मीटिंग की सारे लीडरों के साथ, डिफेंस मिनिस्टर वहां बैठे हुए थे, पार्लियामेंट्री मिनिस्टर बैठे हुए थे, पीयूष गोयल बैठे हुए थे, और लीडरों ने सिर्फ एक चीज मांगी कि साहब बहस हो, हर कानून जो है उस पर बहस हो। हम आपसे झगड़ा नहीं चाहते, झगड़ा एक हाथ से नहीं होगा, ताली एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती। अगर आप भी कोऑपरेट करेंगे, हम भी कोऑपरेट करेंगे, तो हम लोग देश के मसलों को मिल के हल कर सकते हैं। हम देश के दुश्मन नहीं हैं, हम देशवासी हैं। हाँ, हम इधर बैठे हैं, आप उधर बैठे हैं, कल ये भी हो सकता है कि आप इधर होंगे, हम उधर होंगे। इसलिए आप मेहरबानी करके बहस करिए। वादा किया कि बहस करेंगे, मगर जब हाउस में पहुंचे, जैसे बिल लाए थे वैसे बिल वापस कर लिए, एक भी अल्फाज हमसे बोला नहीं। ये तो हाल है, ये तो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का हाल है, जहां कोई सुनने वाला नहीं बैठा, जहां वो समझते हैं कि हमारे पास इतनी बहुमत है, हम कुछ भी कर सकते हैं, क्यों ना देश को जमीन दोस्त कर दें। नहीं देखते। अभी देखिए पंजाब में 50 किलोमीटर बीएसएफ के हवाले किए। क्यों? क्या उनकी पुलिस इस काबिल नहीं है कि वो उसको कंट्रोल कर सके? 5 किलोमीटर। अब वहां भी वैसा ही झगड़ा होगा जैसे आपने नागालैंड में देखा, जहां बेगुनाह मारे गए। उसका इंतजार कीजिए, ये भी होने वाला है। समझते नहीं, सोचते नहीं, बिला सोच समझ जो मर्जी है वो कर लेते हैं। हाल देखिए, उन किसानों के लिए उस वक्त सलोत्र साहब जानते हैं, हमने किसानों को खाद भी दी, हर चीज दिया जिससे किसान उठ सके। वो किसान उठ गया और हम लोग उनको बचा सके, उनके खानदानों को बचा सके, अपनी रियासत को बचा सके। आज मानते हैं ये कि 100% नुकसान हुआ, सही है। स्टेट और कैलेमिटी और स्टेट कैलेमिटी हाँ स्टेट कैलेमिटी हाँ वो भी डिक्लेयर की। वो भी डिक्लेयर किया। उसके बाद दे रहे हैं 6 साल। कुछ तो सोचो, क्या उस किसान को और तुम गिरा रहे हो और फिर उनकी जमीनें ले रहे हो? क्या हक है तुम्हें? तानाशाही है। उससे डरो जो सबका मालिक है। जब उसका कहर आएगा कुछ नहीं बचेगा। उसमें नमाजी भी उठ जाएगा, मंदिर जाने वाला भी उठ जाएगा, अच्छा और बुरा आदमी भी उठ जाएगा। उसके बाद कोई फर्क नहीं रहता। जब ओले बरसाता है, वो नेक आदमी के खेत पे भी और बदमाश के घर भी, वो भी फर्क नहीं करता। इसलिए उसकी आफत से बचो और किसान की सोचो, इस गरीब बच्चे की सोचो जो बेकार, उसका बाप जिसने अपने पेट पे पत्थर रखा और अपने बच्चे और बेटी को पढ़ाया कि कल वो उसके घर को चला सके। आज वो बेटा अगर आज वो नशे में पड़ा हुआ क्योंकि वो देख रहा है कि वो अपने बाप को और माँ के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। उनके आंसू देख रहा है, उनके अरमान देख रहा है टूटते हुए,
कि क्या हुआ इसको, कहां जाएगा। क्या इनको होश नहीं आ रहा? वहां घंटियां बज रही, होश कर। मैं कहता हूं होश कर। इसी तरह आनंद फानन, दरबार मुंह बंद। दरबार मुंह कोई जम्मू के लिए मेहरबानी नहीं थी या कश्मीर के लिए मेहरबानी नहीं थी। ये लोगों को इकट्ठे रखने की कोशिश थी महाराजा साहब की कि जम्मू और कश्मीर, एक तरफ से डोगरा कल्चर, एक तरफ से कश्मीरी कल्चर, एक तरफ से बुद्धिस्ट कल्चर, इनको जोड़ के रखें। जम्मू कश्मीर का दरवाजा है, कश्मीर लद्दाख का दरवाजा है। ये दरवाजे ही तोड़ना चाहते। आज जाइए देखिए किस तरह वो बेचारा गरीब दुकानदार यूं बैठा हुआ है, ये देख रहा कि कब कोई आएगा कि मैं 2 रोटियां इज्जत की खा सकूं। इनको वो भी ख्याल नहीं है। बस राजा आएगा, राजा जाएगा, बाकी जाए या न जाए कुछ परवाह नहीं। ये है। और छूट, कितना छूट। प्रेस वालों ये सुनो, जब कश्मीर में 7 हिंदू मारे गए, कश्मीरी पंडित डर के जम्मू अपने घर भाग के आए। ईमानदारी से कहता हूं तो हो सकता है हम भी शिकार हो जाएं। और हमारे लाट साहब क्या कहते हैं उस कॉन्फ्रेंस में जो दिल्ली में थी कि कोई कश्मीरी पंडित वापस नहीं आया। इतना झूठ। अरे उस खुदा से तो डरो जिसके सामने तुमने भी जाना और मैंने भी जाना। वहां क्या कहोगे? अरे ऐसी हुकूमत को लात मारो और कहो कि मैं जा रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। इससे बेहतर सतपाल मलिक है जो आज धरना के बोलता था किसानों के लिए। बोलता था या नहीं? इनको कौन सा सांप लड़ गया कि सच बोलने से? फिर कहते हैं टूरिज्म बड़ा चले। हजूर एक गोली टूरिस्ट को लग गई कि मैं भी देखता हूं कौन टूरिस्ट आता है। पहले तो कोरोना वायरस ने हमारा सब कुछ बिठा दिया। माता के लोग आते थे, कितने आए? पहले तो जब हमारा 5 अगस्त को उठा के ले गए, कौन आए? मैं भी जब वजीर आला था, कारगिल का वॉर हुआ, उस वक्त हमारे यहाँ 8 लाख लोग थे कश्मीर। हमारे पास जगह नहीं थी उनको रखने की, गाड़ियों में सो रहे थे। फिर हमारे लोगों ने, हमारे भी लोग जो है ना पैसा बनाने वाले, टैक्सी वालों ने कहा देखिए अब सड़कें बंद हो जाए, अब फौज आने लगी, अब ये बंद हो जाओगे। मैं ईमानदारी से कहता हूँ, मेरा एक दोस्त था, उसको आप जानता होगा उसको, चांदनी चौक का, बहुत अमीर करोड़पति। उसकी छोटी बेटी, उसको शुगर की बीमारी थी, जहाज नहीं आए, रोने लगा, मेरे पांव पे गिरा हुआ अरबपति आदमी, उसको याद है? वो कहना डॉक्टर साहब हमें बचाइए। मैंने क्यों, क्या बात है, क्या? ये कह रहे हैं वो फौजी आएंगी, लड़ाई होगी, मेरी बेटी कहाँ जाएगी, मेरी छोटी बेटी है, हाँ कहाँ जाएगी? मैंने कोई घबराऊँ, मैंने जहाज में उसको जम्मू लाया। आप यकीन करेंगे, जम्मू जो ही हवाई जहाज से वो नीचे उतरा, पहले जमीन को उसने चूमा कि भगवान शुक्र है मैं बच गया। ये हाल था। और फिर ये ढींगे मारते हैं टूरिस्ट ये आए, क्या तूफान है? अरे सच तो बोलो कि हमारी हालत क्या है? सच बोलने से डरते हो? आज ईमानदारी से मैं कहता हूं, अगर कश्मीर जाएंगे आप जाइए, मैं आपके मीडिया से कहता हूं। और देखिए कितने बच्चे वहां पे हिंदुस्तान का नारा मारे गए, जरा देखिए।
पहली गोली हमें मारी जो भारत के साथ खड़ी है, और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। हम बर्दाश्त करेंगे जुल्म, क्योंकि हम जानते हैं कि वो एक दिन आएगा। जिस तरह मूसा आया और फिरौन को डुबो गया, सारी लश्कर डूब गई, और बने इसराइल को बचा के ले गया। इंशाल्लाह वो आएगा और हम लोगों को इस मुसीबत से निकालेगा। हमने कभी भारत के खिलाफ नारा नहीं मारा, कभी नहीं। हमें पाकिस्तानी कहा गया। यहां जम्मू में जो भी हमारा कारकुन था, पूछिए इससे, पाकिस्तानी है। शुक्र करो हमें खालिस्तानी नहीं बताया, मुझे वो भी बढ़ाएगा। यही बिद्रावाला से मिला हुआ, ये कर रहा है। अरे मैंने कहा यार खुदा के वास्ते, किस गुरुद्वारे में गोली चली? और फिर आज भी खा कर बातें करते हैं और ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। हमने वो नमक नहीं खाया जिससे हम डर जाएंगे। हम वो लोग नहीं, हम मुकाबला करेंगे और ईमानदारी से करेंगे। हमने कभी बंदूक नहीं उठाई, कभी ग्रेनेड नहीं उठाया, कभी पत्थर नहीं मारा। हम गांधी के रास्ते पे हैं और हम गांधी के हिंदुस्तान को वापस लाना चाहते हैं। सिर्फ गांधी का हिंदुस्तान। हमने इलाक किया है तो गांधी के हिंदुस्तान से किया है, गोडसे के हिंदुस्तान से इलाक नहीं किया है। हमने कभी फर्क नहीं किया ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है। उनको पैदा करने वाला वो है। मुझे अगर नेहरू के खानदान में पैदा किया होता, मैं आज ब्राह्मण होता, और अगर इंदिरा गांधी को मेरे बाप के घर में पैदा किया होता, वो मुसलमान होती। हमारा संतान देने वाला वो है। वो किसको क्या देता है वो उसकी मर्जी है। और फिर ये हम पे आरोप लगा। मुझे अफसोस आता कभी, एक दिन इनको होश आएंगे, मगर पानी बहुत बह गया होगा, बहुत बह गया होगा, और इस धारा को वापस करना इनके लिए बहुत मुश्किल होगा। और आपसे भी बोलूं, कल अगर खुदा आपको हुकूमत देगा तो आसान नहीं है, मुश्किलें बहुत होंगी, मगर उन मुश्किलों का सामना करके हमने इस रियासत को इन मुश्किलों से निकालना है। कोई चीज आसान नहीं। हम समझे कि नहीं भगवान ऊपर से आ जाएगा आसानी करके, नहीं। भगवान तब तक नहीं आएगा जब तक हम लोग उसकी कोशिश नहीं करेंगे। हमने करना है, हमने उठना है, हमने वो रास्ता इस्तेमाल करना है जिससे हमारा हक वापस आए। हम इनसे और नहीं मांगते, हम इनसे महल नहीं मांगते, हम इनसे प्राइम मिनिस्टर नहीं मांगते, प्रेसिडेंसी नहीं मांगते हैं। हम इनसे अपना हक मांगते हैं जो तुमने हमसे छीना, वो वापस करो। जहां लोगों को खुशियां वापस दो। आपने वादा किया था हमसे, वजीर आजम, याद करिए, आपने कहा था दिल की दूरी और दहली की दूरी हम दूर करेंगे। मुझे बताइए 24 जून से आज तक कौन सी दूरी आपने दूर की और कौन सा दिल से आपने हमें मिलाया? बताइए, यहाँ के लोगों को बताइए। झूठ बोलने के लिए तो आपने बड़े लोग रख रखे हैं, वो तो रोज हर ना कोई ना मीडिया ये फेंकता रहता है। मगर नफरतें बंद करिए, नहीं तो देश नहीं रहेगा। ये जो नफरतें पैदा कर रहे हो, धर्मों की लड़ाइयां लड़ रहे हो, धर्मों की लड़ाइयां छोड़ो और कर्मों की लड़ाई लड़ो। अगर कर्मों की लड़ाई लड़ोगे तो हम आगे चल सकते हैं, नहीं तो कुछ नहीं होगा, भारत मिट जाएगा। लाइए, आप जहाज लाइए, रूस से जो भी आप ला सकते हैं लाइए। उससे आप देश को नहीं बचा सकते हैं। देश को बचा सकते हैं तो ये लोग बचा सकते हैं जो देशवासी हैं, ये कुर्बानियां देते हैं। इनके बच्चे हैं जो आज बॉर्डर्स पे हैं, लड़ रहे हैं उस सर्दी में जहां 20 माइनस डिग्री है, 30 माइनस डिग्री है। आज एक तरफ से चीन का मुकाबला कर रहे हैं, दूसरी तरफ से पाकिस्तान का मुकाबला कर रहे हैं। खड़े हैं, हिल नहीं रहे। क्या उनके आंसू आपको दिखते हैं?
कि देश का क्या हो रहा है, किस तरफ देश जा रहा है। इलेक्शन जीतने के लिए लानत है, ऐसे इलेक्शन जीतने के लिए जहां आप इंसान को इंसान से लड़ाएंगे। ऐसा इलेक्शन होना नहीं चाहिए। इलेक्शन लड़ना है तो अपने कामों पे लड़िए। आपने किया क्या? राम को लड़ते, हमने राम जी का मंदिर बना दिया। मैं कल मस्जिद बनाऊंगा, मैं कहूंगा मैं मस्जिद बनाई है, मुझे वोट दो। नहीं, वोट चाहिए तो अपने काम पे वोट लीजिए। जो आपने काम किया, लोगों को उनकी भलाई की है, उनकी गरीबी दूर की है, उनकी बीमारी दूर की है। क्या गंगा में वो लाशें बह नहीं रही थी? क्योंकि उनके पास वो साधन नहीं थे। क्या जम्मू वासी भूल गए? यहां गैस नहीं थी, ऑक्सीजन से कहते हैं। मुझे खबर थी, इन लोगों ने पार्लियामेंट में बैठा था, हर्षवर्धन साहब मिनिस्टर थे हेल्थ के, वो तकरीर कर रहे थे। मैं खड़ा हो गया, मैंने स्पीकर साहब मुझे माफ करना, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं मिनिस्टर साहब को, मैं मिनिस्टर साहब से माफी मांगता हूं। मगर ये देखिए कि जम्मू में लोग ऑक्सीजन के बगैर मर रहे हैं, वेंटिलेटर नहीं है, और आप कहते हैं देश आसमान की तरफ जा रहा है। हम वैक्सीन दूसरे मुल्कों में भेज रहे हैं, खुद अपने लोगों को मरवा रहे हैं। वो कहते हैं पहले घर की तरफ देखो, फिर दूसरी तरफ देखो। अरे इतना भी नाम कमाना उन मुल्कों से, तो अपनी लाशों से मत कमाइए, अपने देश के वासियों से मत कमाइए। पहले देशवासियों को बचाइए, फिर दूसरी तरफ सोचिए। यह हाल था। क्या बोलते हैं, आज भी देखिए हमारे अस्पतालों की हालत क्या है। हमारे गरीबों को कैंसर के लिए बंबई जाना पड़ता है, रास्ते पे दरबदर होते हैं। कब यहां पे वो वक्त आएगा, यहां पे कैंसर इंस्टीट्यूट आएगा। ये जो बड़ा अस्पताल आप देखते हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और शेरी कश्मीर की देन है। कभी भूलिए मत, बोलिए इनसे, ये जो आज बना रहे हैं, पूछिए। फिर भी हम पे उंगली उठा, हम देशद्रोही हैं। अरे देशद्रोही तो तुम हो, जो सिर्फ ये रोज चिल्लाते रहते हो हम हुकूमत में आएंगे, हम हुकूमत में। आओ ना, कौन रोकता है? आओ, अगर ईमानदार इलेक्शन करो। ये ना कि मशीनें पहले से बना के लाओ, फिर लोगों के घरों में जाओ और कहो हमारा धर्म खतरे में है। अरे इनका धर्म खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। वो कब तुम समझोगे? हर गांव में इन इंसानों को बिठा रखा है, हमारी माँ बहनों को चक्कर देने के लिए। ये देश हम सबका है, ये सिर्फ बीजेपी का देश नहीं है, हर एक इंसान का देश है ये, और हर एक इस इंसान के लिए, देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। काम है। मुझे याद आता जब करगिल का वॉर हुआ, हमारे पास पैसे नहीं थे दिल्ली में, वाजपेयी जी ने मांगा, 24 घंटे में लोगों ने अपनी अगर अंगूठी होगी या कंगन होगा या कोई भी छोटी भी चीज होगी वो दे दी, और 650 करोड़ मेरे ख्याल से कुछ दिनों में जमा हो गया। अपने हक के लिए संघर्ष करना, नहीं तो आपके बच्चे दरबदर होंगे और आप कभी भी अपनी आवाज बुलंद नहीं कर सकते। इसके लिए आप पे काम करना, हिम्मत करना। और मैं बाबू रामपाल जी को मुबारक करता हूं, एक नई चीज हमने शुरू की जो हमें बहुत पहले करनी चाहिए थी, मगर शुरू है। कहते हैं बेटर लेट देन नेवर। देर आए दुरुस्त आए। शुक्र है एक चीज बनी,
और अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपके साथी जो आपके साथ जुड़े हुए हैं वो इसको और मजबूत करेंगे और इनमें ये भर देंगे, ये जज्बा भर देंगे। आज डोगरी बोलने वाले खत्म हो गए, बड़े नारे मारते थे डोगरा देश, कहां गया वो? आपसे भी कहूंगा आगे से आप कन्वेंशन करें, डोगरी में बात करवाएं, डोगरी में रेजोल्यूशन लाएं। ये हमारा मकसद, क्योंकि पहचान आपकी है डोगरी। पंजाबी भी यहां पे हैं, आपकी पहचान पंजाबी है, मगर आप इस रियासत के एक हिस्सा है। इस चीज को याद रखिए। मैं जब आया था मैंने पहली चीज यही की थी कि जबानों को फिर से उभारे। कश्मीर में हम लोग अंग्रेजी बोलते, जैसे हमारे माँ बाप अंग्रेज थे, अपनी जबान नहीं बोलते। किसी बच्चे से पूछे कश्मीरी आती है, जवाब देगा नो नो नो, आई एम नाउ ओनली इंग्लिश, जैसे उसका बाप वहां से आया होगा। यार आपकी पहचान है तो डोगरी है, उसको मजबूत कीजिए। पहाड़ी है, पहाड़ी मजबूत कीजिए। गोजरी है, मजबूत कीजिए। हमारे यहां गुरेज वगैरह में शीना बोलते हैं, उसको मजबूत कीजिए। हर जबान जो है वो प्यारी है, कोई जबान देश की दुश्मन नहीं है। ये समझते हैं कि अपनी जबान दुश्मन नहीं है। जिसको अपनी जबान नहीं आएगी वो किसी काबिल नहीं है, उसकी तरफ तवज्जो। और ये नशे वाली दवाएं जो बेच रहे हैं उनको पकड़ के पुलिस के हवाले करें। जो हमारे लोग हैं, बाहर से नहीं है, हमारे लोग हैं जो हमारे बच्चों को बर्बाद करने में तुले हुए हैं। यहां पे शराब वालों के ठेके थे, मैं शराब नहीं पीता, मगर जो पीते हैं मैं उनको रोक भी नहीं सकता। अगर इनके ठेके थे, कभी अगर मुझे एक भी ठेकेदार बोले कि फारूक अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पैसा दिया हो तो मैं इस कुर्सी से उतरने के लिए तैयार बैठा, मगर निकाल दिया। क्यों निकाला? क्योंकि नए लाने थे, उनसे ये लेना था। और जो बेचारे बाकी थे वो आज हमारे वो बर्बाद हो गए, उनके घर बैठ गए। क्या है ये लोगों की हुकूमत? क्या लोगों की सोचते हैं? आज तो खुद कविंदर गुप्ता जी कहते हैं कि यहाँ पे ये जो अफसरशाही है, इस अफसरशाही को खत्म करो, नहीं तो यहाँ के लोग बर्बाद हो गए। खुद विजय जानता है, मैं भी देखता हूं कविंदर जी कितना ये सुनते हैं आपका, आप तो इन्हीं के साथ आदमी हो। हर तरफ से तानाशाही है, फोन उठाने के लिए अफसर तैयार नहीं। मैं तो 60 साल तक रहूंगा इस कुर्सी पर, तुम तो आज एमएलए बन जाओगे, 5 साल के बाद गायब हो जाओगे। इसको बदलाना है। लोग मालिक हैं, अफसर मालिक नहीं है। लोग मालिक, ये कभी भूलिएगा नहीं। हिंदुस्तान के उन लोगों ने जो इसने संघर्ष किया आजादी से, अंग्रेजों से निकलने के लिए, उसने इसलिए संघर्ष नहीं किया कि हम कुर्सियों पर बैठेंगे। उनने संघर्ष किया और अपनी जानें दी। कभी जलियांवाला बाग नहीं भूलिएगा, कभी भगत सिंह और उसके साथियों को भूलिएगा नहीं। कितने ही ऐसे हैं जिनने कुर्बानियां दी कि एक दिन हम इन अंग्रेजों से निजात मांग सकें, मगर इसलिए नहीं कि वो चले जाएंगे और दूसरे अंग्रेज यहां बैठ जाएंगे, इसलिए नहीं। नारा मारते हैं कि हम डेमोक्रेसी को मजबूत करेंगे। कौन सी डेमोक्रेसी?
कौन सी 12 मेंबर राज्यसभा के आपने मुअत्तल किए। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि ये इधर बैठे और हम इनको डेमोक्रेसी दिखाए कि हम आपको सुनना चाहते हैं और आप बोलिए जो बोलना चाहते हैं। अरे मुझे याद है मेरे वालिद कहते थे, कहते जब जवाहरलाल बैठा रहता था हाउस में, आजकल के वजीर आजम हाउस में नहीं बैठते, जवाहरलाल बैठता था और लोहिया साहब ऐसे ऐसे हमले उन पे करते थे, जवाहरलाल खामोशी से सुन। ये था कैरेक्टर ऑफ प्राइम मिनिस्टर, मादाए बर्दाश्त जिसे हम कहते हैं, एबल टू लिसन। आज वो एबल टू लिसन जो है गायब हो गया। आज कोई भी तैयार नहीं है वो बात सुनने के दूसरे, क्योंकि आजकल हमें सब चापलूस चाहिए जो सिर्फ मक्खन मारे। जनाब सूरज आज इधर से नहीं, जनाब आप आए सूरज इधर से निकल, क्या बात। आज तो चांद चमक रहा हुजूर, और आपके चेहरे पर जो नूर है, आहा, भगवान का भी ऐसा रूप है। ये तो हमारे लोग, और जब कल कुर्सी से उतर जाएंगे न सूरज ही रहेगा, न रूप ही रहेगा, न वो लोग होंगे जो उनको मक्खन मार। याद है मैंने देखा वो उतर गया, वो स्टेज पे उसको जगह नहीं देते थे कि बैठे, और डरते थे कि कहीं कोई देख न ले कि यहाँ बैठा हुआ है। वो भी मैंने देखा। इनको भी उस चीज से डरना चाहिए। वाह नहीं रहता, बस चलता है। इसलिए गुजारिश करूंगा अपनी तंजीम को मजबूत बनाइए, और जहां हमारी गलती है वो बताइए, तभी ये ठीक होगा। मैं पूरी बहुमत से आया था 96 में, पूछिए सब बैठे मेरे मिनिस्टर थे। मैं सबसे ज्यादा टाइम उनको देता था जो ऑपोजिशन में है, कि मैं सुनो ही नहीं, और बैठा रहता था। क्योंकि तनकीद करेंगे तो हो सकता हम गलत हैं, उसको ठीक करें। बल्कि 2 मेंबर आए, उन्होंने कहा साहब हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं। मैंने कहा मत आइए, जो आपको चाहिए मैं देने को तैयार हूं, मत आइए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप हम पे तनकीद कर सकें, आप हमारे गलतियों को साबित कर सकें। आज वो जमाना नहीं रहा, आज तनकीद का जमाना नहीं रहा। आज ये कहते जाइए हम क्यों ना डूब रहे हो, कहीं नहीं जना हम तैर रहे हैं, हम क्यों ना मर रहे हो, कहीं नहीं जना हम जिंदा हैं। गोल्ड कार्ड आया, ये क्या कह कि आपको 5 लाख का हम जो है इंश्योरेंस मिलेगी आपको। मैं सुनाओ एक साहब आयुष्मान कार्ड, एक आदमी बंबई में बीवी का इलाज करा कैंसर का, आयुष्मान कार्ड दिखाया। दिल्ली में अभी यहीं के एक डॉक्टर साहब एक बड़े अस्पताल में लगाया मेरे आयुष्मान कार्ड। फिर फायदा क्या इसका? एक को दिल की मशीन फिट करनी थी, उसने कहा भैया अच्छी सी मशीन फिट करो, वो मशीन मत फिट करो जो मुझे फिर 1 साल में वापस आना पड़े, मेरा दिल बैठ जाए। क्योंकि 5 लाख का कार्ड है, 2.5 लाख की मशीन लगाओ कि मैं चल सकूं। डॉक्टर कहने लगा नहीं जी मैंने यही लगाया। मैंने फोन किया, मैंने डॉक्टर साहब मेरी आयुष्मान कार्ड है क्या? अगर इसके लिए आप वो नहीं लगा सकते तो फिर ये तो बेकार की चीज है। ये जो वादे करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं इनको देखिए कि इन पे लोग चलते हैं या नहीं चलते हैं।
उनसे एक्शन लीजिए, उन इंस्टीट्यूशन से एक्शन लीजिए, जहाँ इसकी इज्जत नहीं की जाए, क्योंकि लोगों का दिल टूट जाएगा, और किसी का दिल टूट गया तो फिर आप जानते हैं ऊपर वाला क्या करता है। क्योंकि वो बसता है लोगों के दिलों में, तो अमीर हो या गरीब, जो उसकी सेवा करेगा उस गरीब की या अमीर की, अल्लाह उसको उतना ही दर्जा देगा, उससे भी ज्यादा दर्जा देगा जो उसने मांगा। ये चीज है, इसी तरह हमें तवज्जो देगी। तालीम का इलाका देखिए, सबसे ज्यादा इस रियासत को अगर धक्का मिला है तालीम का। हमारा गरीब बच्चा जहां बिजली नहीं है, उसके पास ये फोन नहीं है जिससे कि वो तालीम हासिल कर सके, तो वो क्या पढ़ेगा? क्या पढ़ेगा? बताइए मुझे, आपके बच्चे जो है उनका क्या हाल है? आपके बच्चे दरबदर नहीं हो जाएंगे, वो कल कहां जाएंगे? क्या काम कर सकेंगे? इन स्कूलों को शुरू कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, ये मास्क रखिए कि बच्चे पढ़ सकें। हमारे बच्चे और बच्चियां खराब हो रही हैं। मैं हाथ जोड़ के आपसे मांगता हूं, खुदा के वास्ते लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, इस तरफ तवज्जो दीजिए कि हमारे बच्चे पीछे न रहें, कि रियासत डूब न जाए। फिर आप उठाने की कोशिश करेंगे, यहां कुछ उठाने के लिए होगा नहीं, अर्थ ही उठाने के लिए मेहनत है। और अपने अफसरों से कहे, ईमानदारी से करें, सबके साथ रहें, सबका सुने, बुरा लगे मगर प्यार से सुने, प्यार से जवाब दें। कल क्या करोगे जब उसके सामने जाओगे, वहां क्या जवाब दें? जाना तो है, वो तो लिखा हुआ, जिस दिन आए हो उसी दिन लिखा है किस दिन जाना है। क्या करो? रामपाल जी आपका, सब आपके साथियों का, बहनों भाइयों का, अपने गुप्ता साहब का, सलोतर साहब का, सब साथियों का जो यहाँ पे स्टेज पे हैं, बहनें जो हैं, आप सबका हृदय से शुक्रिया करता हूँ कि आपसे बात करने का मौका मिला। क्या पता कब शाम आ जाए, कोई पता नहीं। बस ये दुआ करें मैं तब तक जिंदा रहूं जब तक इस रियासत को मैं फिर से आबाद देखूं, इसमें फिर से लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखूं। मैं गुरुनाथ बाजार में चलूं तो देखूं उसमें चमक और धमक, और लोग हर दुकान में बैठे हुए, वो मैं देखूं। खुदा करे कि यहाँ पे फिर से वो दरबार मुँह आए जिसमें लोग मिलते जुलते रहें, और हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार से आगे बढ़े और तरक्की करें। बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत मीडिया का शुक्रिया कि आपने मुझे सुना। बहुत बहुत शुक्रिया।